LG एल रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के एक ऐसे हिस्से का विश्लेषण करने वाले हैं जो असल में एक सर्वाइवर है। सर्वाइवर, ये शब्द काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्राचीन और पूरी तरह से स्थिर भूभाग है जिसने महाद्वीपों के टूटने और भयंकर ज्वालामुखियों का सामना किया है। मैं बात कर रही हूं प्रायद्वीपीय पठार की। आज का हमारा मिशन ही यही है कि हम इस विशाल पठार को समझें, और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि हिमालय में जहां आज भी भूकंप आते रहते हैं, वहीं ये प्रायद्वीपीय पठार एक एंकर की तरह काम करता है। एक एंकर की तरह। हम सबने भूगोल की किताबें तो पढ़ी हैं, लेकिन आज का मकसद सिर्फ रटना नहीं है। एकदम नहीं, ये एक तरह का शॉर्टकट है। मतलब एक ऐसी चर्चा जो हम सबको भारत की इस भौगोलिक संरचना के बारे में पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड कर देगी। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। असल में जब हम गोंडवाना लैंड की बात करते हैं ना, तो ये पठार उसी प्राचीन सुपर महाद्वीप का एक बहुत ही बड़ा और चट्टानी टुकड़ा है। जब वो महाद्वीप टूटा तो ये स्थिर हिस्सा खिसकता हुआ आज की जगह पर आ गया। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत का सबसे पुराना और खनिजों से भरा हुआ आर्थिक इंजन है। बिल्कुल सही। अगर हम पठार शब्द को आसान भाषा में समझें तो एक एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। मान लीजिए एक ऊंचे पहाड़ का नुकीला हिस्सा ऊपर से बिल्कुल समतल कर दिया जाए तो वो एक मेज या टेबल जैसा दिखने लगेगा। बस वही पठार है, मैदान से ऊंचा लेकिन ऊपर से एकदम फ्लैट। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और अगर इसके आकार की बात करें तो ये एक उल्टे त्रिभुज, मतलब एक इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा दिखता है। उत्तर में काफी चौड़ा है और दक्षिण में जाते जाते संकरा हो जाता है। चलिए तो फिर इस जटिल विषय को थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव के स्रोतों में कुछ बहुत ही कमाल की याद रखने की ट्रिक्स और 3D मैप्स शामिल हैं। तो गोंडवाना लैंड की इस विरासत को डिकोड करने के लिए क्यों ना हम भारत के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की यात्रा करें। एक बहुत ही लॉजिकल तरीका होगा इसे समझने का, क्योंकि मध्य भारत का परिदृश्य हमें सीधे तौर पे ये दिखाता है कि जमीन के नीचे की चट्टानें सतह के जीवन को कैसे कंट्रोल करती हैं। हाँ, और स्रोतों में इस पश्चिम से पूर्व के क्रम को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। माँ से मालवा का पठार, बू से बुंदेलखंड, बा से बघेलखंड और छोटा से छोटा नागपुर का पठार। क्या बात है, ये तो बहुत ही कैची है। तो अगर हम सबसे पहले माँ यानी मालवा के पठार से शुरू करें तो ये इलाका अपनी गहरी काली मिट्टी के लिए बहुत मशहूर है। मैं यही पूछने वाली थी, क्या इस काली मिट्टी का कोई सीधा कनेक्शन उन प्राचीन ज्वालामुखियों से है जिनका जिक्र हमने अभी किया? बिल्कुल सीधा और बहुत ही गहरा कनेक्शन है। देखिए, मालवा का पूरा पठार मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। करोड़ों साल पहले जब जमीन के अंदर से बहुत गर्म लावा बाहर निकला और धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ये बेसाल्ट चट्टानें बनी। तो मतलब ये लावा एक ही दिन में नहीं जमा होगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लाखों सालों तक हवा, पानी और बदलते तापमान ने इन कठोर चट्टानों पर अपना असर डाला। इस वेदरिंग प्रोसेस की वजह से वो चट्टानें टूट टूट कर उस बेहद उपजाऊ काली मिट्टी में बदल गईं। और इस मिट्टी की खूबी ये है कि ये एक स्पंज की तरह काम करती है ना? ये नमी को काफी लंबे समय तक रोक सकती है। एकदम सही। इसी वजह से यहाँ बिना बहुत ज्यादा पानी या सिंचाई के भी कपास और सोयाबीन जैसी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। प्रकृति का ये चक्र सच में हैरान कर देता है। मतलब एक हिंसक ज्वालामुखी विस्फोट कैसे आगे चलकर एक कृषि वरदान बन गया। लेकिन यहीं पर मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है यहाँ। विरोधाभास? आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरा मतलब मालवा के ठीक बगल वाले इलाके बुंदेलखंड से है। अगर हम मालवा के उन हरे भरे खेतों से निकलकर बुंदेलखंड की तरफ जाएं, तो अचानक से परिदृश्य बिल्कुल सूखा और उबड़-खाबड़ हो जाता है। दोनों अगल बगल है, फिर ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस असमानता का असली कारण चट्टानों की बनावट में छिपा है। मालवा जहां ज्वालामुखी के लावे से बना है, वहीं बुंदेलखंड पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक ग्रेनाइट और नीस से बना है। अच्छा, तो ग्रेनाइट बेसॉल्ट से अलग तरीके से व्यवहार करता है? जी हाँ, ग्रेनाइट बहुत ज्यादा कठोर चट्टान होती है। ये बेसाल्ट की तरह आसानी से टूटकर भुरभुरी मिट्टी में नहीं बदलती। और सबसे बड़ी बात, ये पानी को जमीन के अंदर रिसने नहीं देती। तो इसका मतलब बारिश का सारा पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय बस सतह के ऊपर से ही तेजी से बह जाता होगा। बिल्कुल। और जरा सोचिए, जब हजारों सालों तक पानी ऐसे ही कठोर जमीन पर तेजी से बहेगा तो वो जमीन को समतल नहीं करेगा, बल्कि उसे गहरी खाइयों में काट देगा। अरे बाप रे,
यानी इसी भयानक कटाव का नतीजा है वो कुख्यात बीहड़ जो चंबल इलाके में मिलते हैं, जहां खेती करना लगभग नामुमकिन है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये कटाव ही उन बीढ़ों का मुख्य कारण है। वाह, मतलब चट्टान का प्रकार सीधे तय कर रहा है कि इंसान वहां खेती कर पाएगा या नहीं। खैर, हमारी ट्रिक के अगले हिस्से पर चलते हैं। बुंदेलखंड में सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, जिसे याद रखने की ट्रिक है कि बुंदेलखंड में सब सिद्ध हो गए। ये ट्रिक भी काफी मजेदार है ना? अगर हम बुंदेलखंड से थोड़ा पूरब की तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मैकल पर्वत श्रृंखला की ओर चलें, तो बघेलखंड शुरू होता है और यहाँ जमीन का मिजाज एकदम ही अलग है। रुको, अगर ये दोनों पठार इतने ही पुराने हैं और आसपास ही है, तो क्या बघेलखंड में वैसे कठोर बीहड़ नहीं है? असल में नहीं। बघेलखंड की असली पहचान इसके बीहड़ नहीं है, बल्कि यहाँ की खास लाल बलुई मिट्टी है। अच्छा। हाँ, यहाँ बुंदेलखंड जैसा नंगा और कठोर ग्रेनाइट नहीं है। लाखों सालों में यहाँ की चट्टानें टूटकर और घिसकर इस लाल बलुई मिट्टी में बदल चुकी हैं, और सिर्फ इस एक बदलाव ने पूरे इकोसिस्टम को पलट कर रख दिया है। एक मिनट, बलुई मिट्टी मतलब जिसमें रेत का अंश हो। लेकिन अगर मिट्टी में रेत ज्यादा है तो पानी तो तुरंत नीचे रिस जाएगा ना? बिल्कुल। तो फिर ये इलाका एकदम सूखा क्यों नहीं है? मैं तो यही सोच रही थी कि रेत का मतलब बंजर जमीन होता है। आपका सोचना एकदम स्वाभाविक है, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ मैकेनिज्म थोड़ा अलग काम करता है। ये सिर्फ सूखी रेत नहीं है, इसमें लाल मिट्टी का मिश्रण है। तो ये कैसे काम करता है? जब यहाँ बारिश होती है ना, तो पानी बुंदेलखंड की तरह सतह को काटते हुए तेजी से बहने के बजाय इस मिट्टी में धीरे धीरे रिसकर नीचे जाता है। ओहो, तो पानी जमीन को फाड़ने के बजाय एक स्पंज की तरह सोख लिया जाता है। एकदम सही। और इसी स्पंज वाले प्रभाव के कारण जमीन के नीचे नमी बनी रहती है। यही नमी एक अलग तरह की वनस्पतियों और जंगलों को पनपने का मौका देती है। मतलब इसका असर नदियों पर भी पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। जो नदियां यहां से निकलती हैं, जैसे सोन, टोन्स और जोहिला, उनका बर्ताव बेतवा या केन से एकदम अलग होता है। अच्छा। वो जमीन को आक्रामक रूप से काटने के बजाय इस नरम मिट्टी से अपेक्षाकृत शांत और फैले हुए रूप में अपना रास्ता बनाती हैं। अब समझ आ रहा है। मतलब जमीन के नीचे की मिट्टी ही ये तय करिए कि ऊपर का पानी कैसे बर्ताव करेगा। हाँ। बा से बघेलखंड को पार करते हुए हम पहुंचते हैं छोटा, यानी छोटा नागपुर का पठार। हमारे स्रोतों में इसे भारत का रूर कहा गया है, जैसे जर्मनी का रूर औद्योगिक क्षेत्र है। क्या ये सच में इतना महत्वपूर्ण है? अगर हम अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो ये नाम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। छोटा नागपुर असल में खनिजों का एक खजाना है। दामोदर घाटी को ही ले लीजिए, वहां उच्च गुणवत्ता वाला कोयला भरा पड़ा है जो हमारे पावर प्लांट्स को चलाता है। और शायद जादूगोड़ा में यूरेनियम की खदानें भी तो यही है ना? बिल्कुल, यूरेनियम भी है, और सिंहभूम के इलाके में तो तांबा और लोहा भारी मात्रा में मिलता है। भारत का औद्योगिक ढांचा इसी पठार पर टिका है। क्या बात है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो जैन धर्म का एक बड़ा तीर्थ स्थल भी है। इसे याद रखने के लिए स्रोत में एक ट्रिक है। छोटा बच्चा पैराशूट से उड़ा, छोटा से छोटा नागपुर और पैराशूट से पारसनाथ। ट्रिक सच में चीजों को आसान बना देती हैं। बिल्कुल। खैर, ये तो हो गई मध्य भारत की बात, लेकिन जब मैं इस प्रायद्वीपीय पठार का पूरा 3D मैप देखती हूँ तो एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। मतलब वो ज्योग्राफिकली बिल्कुल गलत सी लगती है। ऐसी कौन सी चीज है मैप में? मेघालय का पठार। देखिए, मेघालय तो भारत के उत्तर पूर्व में है और छोटा नागपुर से वहां तक जाने के बीच में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सपाट मैदान आते हैं, जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र बहती हैं। हाँ, वो विशाल जलोढ़ मैदान। तो बीच में इतने बड़े मैदान हैं और फिर अचानक से मेघालय का पठार आ जाता है। तो ये मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल एक अलग द्वीप जैसा लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये उलझन क्यों होती है, लेकिन यही तो भूगोल का सबसे बड़ा जादू है। मेघालय का पठार कोई अलग भूभाग नहीं है, बल्कि वो इसी मुख्य प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर बीच का हिस्सा कहाँ चला गया? जमीन कैसे गायब हो गई? गायब नहीं हुई। हुआ ये कि करोड़ों साल पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही थी, तो जमीन में एक भयानक खिंचाव पैदा हुआ। इस टेक्टोनिक टेंशन की वजह से जमीन बीच से फट गई और एक बहुत बड़ी दरार बन गई।
अच्छा, तो उस दरार की वजह से मेघालय अलग हो गया? समय के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने उस विशाल खाई को अपनी मिट्टी और गाद से भर दिया होगा। एकदम परफेक्ट कंक्लूजन। लाखों सालों तक नदियों ने करोड़ों टन मिट्टी वहां जमा की। आज जो हमें बंगाल और बांग्लादेश के सपाट मैदान दिखते हैं, वो बस उस पुरानी दरार के ऊपर बिछी हुई एक नई परत है। अरे वाह, मतलब अगर हम उस मिट्टी को हटा दें तो नीचे की चट्टानें मेघालय और मुख्य प्रायद्वीप की बिल्कुल एक ही हैं। बिल्कुल एक है। ये तो बहुत ही अद्भुत जानकारी है। और इसी मेघालय पठार पर वो 3 मशहूर पहाड़ियां हैं जिन्हें ट्रिक GKJ यानी गौरव, खुशी और जयंतिया से याद रखा जा सकता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। हाँ, और इन्हीं पहाड़ियों में मासिनराम और चेरापूंजी स्थित हैं, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और इतनी ज्यादा बारिश का असर वहां के जंगलों पर भी तो पड़ता होगा ना? बिल्कुल पड़ता है। भारी नमी की वजह से वहां बेहद घने और सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। ये दिखाता है कि पठार की स्थिति कैसे वहां की जलवायु को पूरी तरह बदल देती है। सही कहा। और अगर हम घने जंगलों और अलग थलग पड़े इकोसिस्टम की बात कर ही रहे हैं, तो मध्य भारत का एक और हिस्सा है दंडकारण्य का पठार। बस्तर का इलाका। जी हाँ, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र। यहाँ का भूगोल भी वहाँ की संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। देखिए, जो दंडकारण्य का इलाका है ना, वो इतना दुर्गम है और इसके जंगल इतने घने हैं कि बाहरी दुनिया का असर वहां सदियों तक पहुंच ही नहीं पाया। इसी वजह से वहाँ की जनजातीय संस्कृति आज भी इतनी शुद्ध और जड़ों से जुड़ी हुई है, जैसे उनका मशहूर बस्तर दशहरा। बिल्कुल। और भूगोल का एक और कमाल देखिए, यहाँ अबूझमाड़ की पहाड़ियां। अरे हाँ, जिसे स्रोत में छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा गया है। ट्रिक है अभुज यानी अनबीटेबल बारिश। यहाँ की ऊंची चोटी नंदीराज है, जिसकी ट्रिक है डंडा लेकर नंदी भागा। ये ट्रिक्स कमाल की हैं। और जब इतनी भारी बारिश इस ऊबड़ खाबड़ पठार से गुजरती है, तो वो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। मतलब ये पठार अपने अंदर कितने सारे रहस्य समेटे हुए हैं। चलिए, मध्य भारत और जंगलों से निकलकर अब हम थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, भारत के सबसे विशाल पठारी क्षेत्र की ओर। जी, दक्कन का पठार। ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसके महाराष्ट्र वाले हिस्से को अक्सर दक्कन ट्रैप कहा जाता है। मुझे ये ट्रैप शब्द थोड़ा अजीब लगा। क्या ये कोई जाल है जो किसी को फंसाने के लिए? नहीं, ये किसी फंसाने वाले जाल की बात नहीं हो रही है। दरअसल भूविज्ञान में ये शब्द स्वीडिश भाषा के ट्रैपा से लिया गया है। अच्छा, और ट्रैपा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीढ़ी यानी स्टेयर्स। अगर हम लाखों साल पहले के क्रिटेशियस काल में जाएं, जब डायनासोर खत्म हो रहे थे, तो इस पूरे इलाके में जमीन सचमुच फट गई थी। किसी बड़े ज्वालामुखी पहाड़ की वजह से? नहीं, इसे फिशर इरप्शन कहते हैं। इसमें कोई एक पहाड़ नहीं फटता, बल्कि जमीन में लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं और सीधा अंदर से उबलता हुआ लावा बाहर आने लगता है। ओह, तो लावा दरारों से निकलकर चारों तरफ फैल गया होगा? हाँ, एकदम पानी की तरह फैल गया। फिर वो परत ठंडी हो गई। कुछ हजार साल बाद फिर दरारें फटी और एक नई लावे की चादर पुरानी वाली के ऊपर बिछ गई। अच्छा, तो मतलब परत दर परत एक के ऊपर एक लावे का जमाव होता है। बिल्कुल। और जब ये लाखों सालों तक चला, तो इस पूरे भूदृश्य ने एक विशाल सीढ़ीनुमा आकार ले लिया। दूर से देखने पर यह विशाल सीढ़ियों जैसा लगता है, इसीलिए इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या बात है। और इन्हीं सीढ़ियों के घिसने से वो काली मिट्टी बनी है ना, जिसे दक्षिण की काली ट्रिक से याद रखा जा सकता है। जी हाँ, और यही वो इलाका है जो आज भारत की कपास पेटी या कॉटन बेल्ट है। यह सोचना ही कितना विस्मयकारी है कि करोड़ों साल पहले हुए एक भयानक भूवैज्ञानिक विस्फोट ने आज के कपड़ा उद्योग की नींव रखी है। सच में। और दक्कन के ऐसी पठार का थोड़ा दक्षिणी हिस्सा है कर्नाटक का पठार। वो एक अलग ही कहानी बयां करता है। हाँ, जहाँ कॉफी के बागान हैं। बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां इसी के लिए तो मशहूर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मुल्लनगिरी है। ट्रिक है कर्ण ने मूली खाई। हाँ, और यही कुद्रेमुख की पहाड़ियां भी हैं। बिल्कुल। कुद्रेमुख का मतलब है घोड़े का चेहरा। प्रकृति ने चट्टानों को काटकर एकदम घोड़े के मुख जैसी आकृति बना दी है।
पर ये सिर्फ एक सुंदर पर्यटन स्थल नहीं है। हाँ, क्योंकि इस खूबसूरत पहाड़ के ठीक नीचे लोहे के अयस्क यानी आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडार छिपा हुआ है। सुंदरता के पीछे छिपा हुआ खजाना। लेकिन दक्कन के पठार में हर जगह ऐसे हरियाली या खनिजों का सीधा फायदा नहीं मिलता है। अगर हम थोड़ा पूर्व की तरफ जाएं, तो कृष्णा नदी के पास हमें दो बिल्कुल विपरीत दुनिया देखने को मिलती हैं। आप तेलंगाना और रायलसीमा के पठारों की बात कर रही हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल, कृष्णा नदी इन दोनों को अलग करती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रायलसीमा का इलाका मालवा या कर्नाटक की तुलना में भयानक पानी की कमी से क्यों जूझता रहता है? वहां इतना सूखा क्यों है? इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब मानसून के बादल अरब सागर से बहुत सारा पानी लेकर आते हैं, तो वो पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों से टकरा जाते हैं और अपनी ज्यादातर बारिश वो पहाड़ों के उसी पश्चिमी हिस्से में कर देते हैं। अच्छा, तो जब तक वो बादल पहाड़ों को पार करके रायलसीमा की तरफ पहुंचते हैं, तो वो एकदम खाली हो चुके होते हैं। एकदम सही, उनमें नमी बचती ही नहीं है। इसलिए रायलसीमा हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाती है। वो कैसे? भले ही वहां सतह पर पानी कम हो, लेकिन जमीन के नीचे पूरे भारत का 90% बैराइट्स मिलता है। बैराइट्स? इसका क्या इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, ये एक ऐसा खनिज है जो दुनिया भर में तेल और गैस की डीप ड्रिलिंग में बहुत काम आता है। और यही नहीं, इसी क्षेत्र के तुमला पल्ले में यूरेनियम के भी विशाल भंडार मिले हैं। अरे वाह, मतलब ऊपर से जो इलाका बंजर दिखता है, वो असल में भविष्य की ऊर्जा का पावर हाउस है। बिल्कुल। इस पूरे पठार को देखते हुए मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। स्रोत में नदियों को याद रखने की एक ट्रिक है, KKGM, मतलब कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। ये सभी नदियां पश्चिम से निकलती हैं, लेकिन बहती पूर्व की ओर हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये अरब सागर की तरफ क्यों नहीं बहती? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। इसका सीधा संबंध पूरे प्रायद्वीपीय पठार के ढलान यानी स्लोप से है। ढलान से? हाँ, करोड़ों साल पहले जब ये सब बनना था, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में बहुत ज्यादा ऊंचे उठ गए। इस वजह से पूरे दक्षिण भारत की जमीन को पश्चिम से पूर्व की ओर एक प्राकृतिक ढलान मिल गया। समझ गई। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी इन विशाल नदियों को स्वाभाविक रूप से पूर्व की ओर खींच लेती है। बिल्कुल, और ये ढलान ही दक्षिण भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि ये नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बड़ी बड़ी घाटियां बनाती हैं, जिन्होंने सदियों से खेती और व्यापार को संभव बनाया है। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है, प्रायद्वीपीय पठार कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये सच में भारत को चलाने वाली एक मशीन है। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब छोटा नागपुर का कोयला हमारे पावर प्लांट्स को ऊर्जा दे रहा है, जादूगोड़ा का यूरेनियम हमारी भविष्य की जरूरतें पूरी कर रहा है, कुद्रेमुख का लोहा बुनियादी ढांचा बना रहा है, और दक्कन की काली मिट्टी हमें सूती कपड़ा दे रही है। और अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा के जीवन से जोड़े ना, तो हर इंसान इस पठार पर निर्भर है। सुबह की वो कॉफी कर्नाटक के पठार से आती है, घर की बिजली उस पुराने कोयले से बनती है। हम सब इस प्राचीन जमीन से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अकल्पनीय लगता है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि आज का हमारा ये आरामदायक और सुरक्षित जीवन अतीत की कितनी हिंसक घटनाओं पर टिका है। स्क्रीन पे सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार को दो मुख्य भागों सेंट हाइलैंड्स डेक्कन प्लेटो में कौन सी नदी विभाजित करती है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। अपना सही जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।